गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सीबीएस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे थल सेना। भारतीय थल सेना को 5 भागों में विभाजित किया गया है। यानी भारत की जो थल सेना है, जो जमीन पर रहकर देश की रक्षा करती है, उसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है और इन सभी भागों को कमान कहा जाता है। और इन पांचों भागों को क्या कहते हैं हम? कमान। ये मुख्य रूप से पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी कमानों में विभक्त है। ठीक है, एक पूर्वी कमान होती है, एक पश्चिमी कमान होती है, एक उत्तरी कमान होती है और दूसरी दक्षिणी कमान। ठीक है, इस तरीके से ये कितने भागों में हो गई? 5 भागों। इसके अतिरिक्त सैन्य बटालियनों को विभिन्न कोर ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, जितनी भी सैन्य बटालियन है उनको हम किसमें बांटते हैं? कोर ग्रुप में। जैसे तोपखाना, इफेक्ट्री, मेडिकल कोर, आर्मी शिक्षा कोर आदि। ठीक है, कैसे ग्रुप में बांट देंगे हम इसको? एक को तोपखाना वाली जिम्मेवारी, एक को फैक्ट्री की, एक को मेडिकल कोर की, एक को आर्मी की शिक्षा दी जाएगी। मतलब अलग अलग तरीके की शिक्षाएं उन्हें दी जाती है, क्योंकि तोपखाने को संभालने वाला भी चाहिए हमें। किसी के चोट लग जाए तो मेडिकल वाली जिम्मेवारी भी किसी को देनी पड़ेगी, और आर्मी की पूरी शिक्षा देने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशेष रेजिमेंटों की व्यवस्था भी की गई है, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और राजस्थान राइफल्स आदि। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर दिया है? रेजिमेंटों की स्थापना की गई है। कैसे? वो भी एक राजपूत रेजिमेंट बना दिया गया जो राजपूतों का है, दूसरा सिखों का रेजिमेंट बना दिया गया, तीसरा गोरखा रेजिमेंट बना दिया गया, चौथा राजस्थान राइफल्स। इसके बाद हम बात करेंगे नौसेना की। भारतीय जल सेना को ही नौसेना कहा जाता है, जो जल में रहकर देश की रक्षा करती है, उसे हम नौसेना भी कहते हैं। यह सेना समुद्री मार्ग द्वारा भारत की रक्षा यह सेना समुद्री मार्ग द्वारा भारत की रक्षा करती है। थल सेना की समान ही नौसेना 3 मुख्य कमानों में विभाजित है। अब जैसे हमने कहा था कि ऊपर वाली भी हमारी 5 भागों में विभाजित थी भारतीय थल सेना। उन्होंने कहा ये जो नौसेना है वो भी 3 मुख्य कमानों में विभाजित है, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। भारतीय नौसैनिक कमानों के पास 2 प्रमुख जहाजी बेड़े भी हैं, जिन्हें पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे नौसैनिक है, जो जहाजों के समुद्री मार्ग द्वारा हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके पास क्या है? 2 प्रमुख जहाजी बेड़े हैं, और एक बेड़े को क्या कहा जाता है? पूर्वी बेड़ा, और दूसरे को क्या कहा जाता है? पश्चिमी बेड़ा। नेक्स्ट आता है हमारा वायुसेना। भारतीय वायुसेना की प्रमुख 2 कमान कार्यरत हैं, जिनको पूर्वी वायु कमान और पश्चिमी वायु कमान के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम भारतीय वायुसेना को देखते हैं तो उसकी 2 कमानें हैं। ठीक है, कौन सी 2 कमान है? पूर्वी और पश्चिमी कमान। ये दोनों कमान युद्ध की स्थिति में देश के वायु मार्ग से आने वाले खतरों को रोकती है। ठीक है, कभी भी इनको लगता है कि कोई युद्ध होने वाला है या किसी साइड से हमें खतरा है, तो ये दोनों साइड से उन खतरों को रोकती है। युद्ध क्षेत्र में अपने देश की सेना को रसद एवं शस्त्रों की भी पूर्ति करती है। इन दोनों मुख्य कमानों के अतिरिक्त वायुसेना के प्रशिक्षण कमान एवं रखरखाव कमान भी कार्यरत है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया कि इसके अंदर हमने वायुसेना के अंदर क्या देखा?
भारतीय वायुसेना की जो प्रमुख 2 कमान है कार्यरत है, उनमें हमने देखा कि एक पूर्वी कमान है और एक पश्चिमी कमान है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी कमान हो गई। अब पूर्वी पश्चिमी कमान के साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों साइड से अगर इन्हें कोई खतरा लगता है तो ये दोनों साइड से ही देश की रक्षा करती हैं और उधर से आने वाले शत्रुओं को रोकती हैं। और इनको युद्ध के लिए सामग्री देना या शस्त्र वगैरह देना, ये दोनों मुख्य कमानों के अतिरिक्त वायुसेना के प्रशिक्षण कमान एवं रखरखाव कमान भी कार्यरत होते हैं। मतलब दोनों को क्या कर, इसके लिए उनके लिए रखरखाव कमान और प्रशिक्षण कमान भी होते हैं, किस तरीके से उनका समान। इसके बाद आता है बेटा सेना में चयन की प्रक्रिया। सेना में भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के अलावा शारीरिक मापतोल, स्वास्थ्य, सामर्थ्य इत्यादि का परीक्षण किया जाता है। इनमें उत्तीर्ण होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में भेज दिया जाता है। अब उन्होंने कहा शैक्षणिक योग्यता तो देखते ही हैं, अगर किसी को सैनिक बनना है उसके लिए, साथ ही उसके शरीर की मापतोल और स्वास्थ्य पर भी पूरी जांच की जाती है। जब देखा जाता है कि उसकी शारीरिक मापतोल सही है और वो स्वस्थ है व्यक्ति, तो उसे अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है कि जाओ अब ट्रेनिंग ले लो। प्रशिक्षण केंद्रों पर इन अभ्यर्थियों को मौसम और परिस्थितियों के विपरीत कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां पर इनको सिखाया जाता है कि कैसी स्थिति है उसको ध्यान में रखना और कैसा मौसम है उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको युद्ध किस प्रकार करना है। इन्हें हथियारों का संचालन एवं प्रशिक्षण देने के लिए इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी आदि प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। और उन्होंने कहा कि इनको हथियार किस तरीके से चलाने हैं उनका प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर इंडियन मिलिट्री अकादमी बनी हुई है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी बनी हुई है जहाँ इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। आज के लिए बेटा इतने ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक्स।